हेलो स्टूडेंट्स, रिटेल मैनेजमेंट के सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। ओके, हमारा फर्स्ट यूनिट का टॉपिक फर्स्ट स्टार्ट होता है मर्चेंटाइज मैनेजमेंट। मर्चेंटाइजिंग क्या होता है? द प्रैक्टिस एंड प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स। जो प्रैक्टिस या जो एक प्रोसेस होती है, जो हम हमारे प्रोडक्ट्स, गुड्स, आइटम्स, कुछ भी XYZ जो हमें बेचना है मार्केट में, हमारे शॉप के द्वारा, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा, हमारे स्टोर्स के द्वारा, हमारे शोरूम्स के द्वारा, उन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से डिस्प्ले कराकर बेचना, सेल करना टू द अल्टीमेट कंज्यूमर, अल्टीमेट कस्टमर, उससे मर्चेंटाइजिंग मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक है, आप किसी भी बुटीक में जाओगे, आप किसी भी मॉल में जाओ, आप किसी भी शोरूम में जाओ, जो वहाँ पर प्रोडक्ट डिस्प्लेड हैं वो एक प्रोसेस है कि उन्होंने दिखा रखे हैं कि हमारी शॉप में, हमारे स्टोर में आपको ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे और वो सेल करने के लिए ही रखे गए हैं। ये एक मर्चेंटाइजिंग मैनेजमेंट एक प्रोसेस और एक प्रैक्टिस है। ठीक है, इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री का मतलब हमारे पास कितना स्टॉक रखा हुआ है, हमें कितना स्टॉक मंगवाना है, हमारा इन फ्यूचर कितना स्टॉक इतने महीने में सेल हो जाएगा। हमारी इन्वेंट्री को कंट्रोल करना, उसे पूरा मैनेज करके चलना, ना हम कुछ अंडर स्टॉक रखें कि भैया हमारा गिराक की हमारी दुकान से चला जाए, ना कुछ हम इतना एक्स्ट्रा में स्टॉक रख लें कि इन केस कोई कैजुअलिटी हो जाए, आग लग जाए, इन केस कुछ भी बाढ़ आ जाए, XYZ कुछ भी X नंबर ऑफ चीज़ें हो सकती हैं। तो इन्वेंट्री को एक प्रॉपर मिनिमम तरीके से मैनेज कर चलना कि ना आपके पास ओवर स्टॉक हो, ना आपके पास अंडर स्टॉक हो। आपके गुड्स का, जिस भी सामान का, जिस भी आइटम का आप बिजनेस कर रहे हैं, उन चीज़ों का प्रॉपर मैनेजमेंट लेके चलना। नेक्स्ट, वेंडर रिलेशनशिप। वेंडर वो व्यक्ति है जिससे आप सामान खरीद रहे हैं और आपके कस्टमर को सेल कर रहे हैं। कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि हमारी खुद की फैक्ट्री प्रोडक्शन हो, हम वहीं पे हमारी फैक्ट्री में ही प्रोडक्ट बनाकर बेच रहे हैं, बट स्टिल हमें रॉ मटेरियल किसी ना किसी से ख़रीदना पड़ेगा। तो जिस भी व्यक्ति से आप रॉ मटेरियल ख़रीद रहे हैं या फिर जिस भी किसी व्यक्ति से आप अपने गुड्स का, आप अपने प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं, उसके साथ एक स्मूथ, एक प्रॉपर रिलेशनशिप होना भी ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं होगा मार्केट में सेल करने के लिए, तो आप कस्टमर्स को क्या सेल करेंगे? सो एक वेंडर रिलेशनशिप इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फोरकास्टिंग डिमांड। फोरकास्टिंग वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। फोरकास्टिंग वेदर में सुना होगा। मतलब हम एक अंदाज़ा लगाते हैं, एक अनुमान लगाते हैं कि भविष्य में ये हो सकता है, कल बारिश हो सकती है या फिर कल जो भी सनी टेम्परेचर रहेगा। उसी तरीके से फोरकास्टिंग डिमांड का मतलब ये है कि इन फ्यूचर हमारे पास इस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड आने वाली है। हमें इतना तो आइडिया लग ही जाता है कि हमारा एक ये प्रोडक्ट है, ये बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, ये महीने टू महीने हमें बार बार इसको हमारे स्टॉक में रखना पड़ेगा। फोरकास्टिंग डिमांड का मतलब यही है कि इन फ्यूचर आपको एक आप आइडिया लगा के चले कि हमारे पास ये प्रोडक्ट या फिर हमारे पास ही हमारा ये सामान होना चाहिए। जैसे कि जब फेस्टिवल्स आते हैं, दिवाली है, रक्षाबंधन है, ईद है, कोई भी फेस्टिवल्स होते हैं, जब मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है या फिर मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स की डिमांड रहती है, बिकॉज वो सीज़न एक पीक एरिया होता है, एक पीक टाइम होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सेल होती है चीज़ों की। डिपेंड करेगा आप किस चीज़ के बिजनेसमैन हैं, आप आपने किस चीज़ का बिजनेस डाला हुआ है। सो फोरकास्टिंग डिमांड, आपके पास आपके प्रोडक्ट्स इन स्टॉक होने चाहिए कि आपको फ्यूचर में इतनी ज़रूरत पड़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, मर्चेंडाइजिंग फिलॉसफी। मर्चेंडाइजिंग फिलॉसफी ओवरऑल इसी पर घूमती है कि एक पर्टिकुलर, एक अच्छी प्रैक्टिस हो कि आप अपने प्रोडक्ट्स को और गुड्स को आपके कस्टमर्स को अल्टीमेटली सेफली एंड अश्योरिटी के साथ सेल कर पा रहे हैं। इसमें 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे हम। क्वालिटी सेंट्रिक, आप अपनी क्वालिटी नहीं गिरा सकते। अगर BMW अपनी कार्स, टाटा नैनो या फिर किसी और ऐसे लोकल तरीके से बनाने लग जाए तो वो अपनी क्वालिटी गिरा देंगे, तो उनका कोई प्रोडक्ट ख़रीदना पसंद ही नहीं करेगा। आपका प्रोडक्ट आपने जो मार्केट में लॉन्च किया है वो कहीं ना कहीं एक लाइफस्टाइल क्रिएट करता है, कहीं ना कहीं एक ब्रांड क्रिएट करता है लोगों की लाइफ में। वहीं पर आप स्विफ्ट डिज़ायर चलाओ
और वहीं पर आप BMW या ऑडी में या मर्सिडीज़ में घूमो, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन। तो ये कहीं ना कहीं मर्चेंडाइज इन दोनों में एक क्वालिटी और लाइफस्टाइल ब्रांड क्रिएट करता है, ठीक है। क्वालिटी सेंट्रिक, यू कांट गो इन अ नीश वे, आप अपने क्वालिटी नहीं गिरा सकते। सेकेंडली लाइफस्टाइल ब्रांड्स क्या है, जो हम हमारी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, लिटिल बिट ऑफ ब्रांडेड या लग्जरियस मार्केट वी कैन से। नेक्स्ट मर्चेंडाइजिंग प्लानिंग, इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट आ जाएगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमने यहाँ पर भी पढ़ा था, ना हम किसी चीज़ का ओवर स्टॉक कर सकते हैं, ना हम किसी चीज़ को अंडर स्टॉक कर सकते हैं। हमें हमारे गुड्स की, हमारे गोडाउन में रखे सामान की सेफ्टी का भी उतना ही ध्यान रखना है कि ऐसा भी ना हो कि सामान ख़राब हो जाए और ऐसा भी ना हो कि हमें हमारे गुड्स या प्रोडक्ट्स कम पड़ जाएँ सेल करने के लिए, ओके। नेक्स्ट हाउ टू क्रिएट एंड मैनेज अ मर्चेंडाइजिंग बजट। देखो हर चीज़ का एक ना एक बजट होता है। हम भी मार्केट में कोई भी सामान लेने जाते हैं तो एक बजट तो माइंड में रख के जाते ही हैं कि एटलीस्ट इतने तक का ये सामान आ जाएगा। सो बजट मीन्स दैट कि हम एक अमाउंट सोच कर जा रहे हैं, ठीक है। सेल्स फोरकास्टिंग, जैसे यहाँ पर फोरकास्टिंग डिमांड है कि इतनी इस चीज़ की डिमांड हो सकती है मार्केट में, प्लस सेल्स फोरकास्टिंग भी इसी से मिलता जुलता है कि इतनी सेल हो सकती है। आपको अंदाज़ा है कि दिवाली के टाइम पे कम से कम आपकी 50,000 यूनिट बिक सकती हैं, तो वो आपका क्या हो गया, वो आपका सेल फोरकास्टिंग हो जाएगा कि आपने कम से कम 50,000 यूनिट आप बेच सकते हो। सेल मतलब कितनी बिकेगी, ओके। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपके जो गुड्स कितने सोल्ड हुए हैं, अपने मार्केट में कितने निकाले हैं, कॉग्स में ये आता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ग्रॉस मार्जिन टारगेट। ग्रॉस मार्जिन टारगेट क्या है, ये सेल्स रेवेन्यू और गुड सेल्स कॉस्ट का डिफरेंस का प्रॉफिट बताता है हमें कि आपने कितनी सेलिंग करी है प्लस आपका कितना रिवेन्यू हुआ है, तो उसके हिसाब से ये हमें क्या करता है, प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताता है। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, ये हमारे मर्चेंडाइजिंग बजट में आ जाएगा। नेक्स्ट फाइनेंशियल इन्वेंट्री कंट्रोल्ड डिमांड फोरकास्टिंग, ये अभी हमने वहाँ पढ़ा था कि आप एटलीस्ट एक फोरकास्ट रखते हो, आप एक आइडिया लेकर चलते हो कि इतने गुड्स की या फिर इतने आइटम्स की डिमांड मार्केट में हो सकती है, या फिर स्पेशली जो हमारे फेस्टिवल सीजन्स होते हैं वहाँ पर उसकी पीक हो सकती है। नेक्स्ट इकोनॉमिक ऑर्डर कंट्रोल। इकोनॉमिक ऑर्डर कंट्रोल का मतलब ये है कि हम कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा रॉ मटेरियल हमारे गोडाउन में रखें, या फिर कम से कम पैसे में हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा स्टॉक कंटेन करके रख सकें। आप एक ही चीज़ को 10 बार लेने जाओगे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन के तरीके से, वो आपके पैसे खर्च होंगे। आपको एक बार में ही सारा सामान मिल जाए और आप उसे इकट्ठा करके अपने गोडाउन में रखो। दिस इज़ समवेयर कम्स बिटवीन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कि हम बार बार हमारा पैसा लगा के ना जाएं। नेक्स्ट जस्ट इन टाइम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। जिट का मतलब ये है, जस्ट इन टाइम का मतलब ये है कि जब ज़रूरत है हम तभी वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे, बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम पहले से बनाकर उस चीज़ को रख रहे हैं। ये आई गेस जापानीज़ से लिया गया है, जापानीज़ टेक्नोलॉजी से लिया, जापानीज़ कंट्री से लिया गया है कि हमको मिनिमम इन्वेंट्री लेवल में ओनली व्हेन प्रोडक्ट इज़ नीडेड हम उसे तभी प्रोड्यूस करेंगे। इसका छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप किसी छोटा सा एग्जांपल ये, आप किसी पोहे कचौड़ी की शॉप पे गए, जितने जितने ऑर्डर्स आएंगे वो व्यक्ति उतने उतने गर्म बनाता जाएगा। यही मैं एक छोटा एग्जांपल दे रही हूँ, इसको ही आप एक बड़े लेवल पे चले जाओ। जितने जितने फ़ोन्स के ऑर्डर आएंगे वो उतने उतने फ़ोन मैन्युफैक्चर करते जाएंगे। एप्पल इन बंडेंट ऑफ अमाउंट में फ़ोन अपने मैन्युफैक्चर करके नहीं रखता है। जितनी ज़रूरत होती है उतने ही फ़ोन मैन्युफैक्चर्स होते हैं, एंड आगे जाके कुछ फ़ोन्स डिसकंटिन्यू भी हो जाते हैं, वो मार्केट में सेल करना बंद कर देते हैं। सो ये उसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट ABC, A हाई वैल्यू, B क्लोज मॉनिटरिंग एंड C लोअर वैल्यू आइटम। A आप हाई वैल्यू पे रखो, B आप एक क्लोज मॉनिटरिंग करो। ऐसा नहीं है कि हमने मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है और फिर उसके बाद हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। आपको उसकी क्लोज मॉनिटरिंग रखनी पड़ेगी, किस तरीके से सेल हो रहा है, किस एज ग्रुप में टारगेट हो रहा है, किस
कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे रिपीटेड कस्टमर्स आ रहे हैं, हमें उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ानी चाहिए या फिर हमें उस प्रोडक्ट की प्राइस गिरानी चाहिए, डिपेंड्स। सो दिस कम्स अंडर क्लोज मॉनिटरिंग। लो वैल्यूज़ आइटम, बहुत सारे ऐसे आइटम्स भी होते हैं जिनकी प्राइसिंग लो हो जाती है, पहले वो मार्केट में थोड़े हाई प्राइस पे आए होते हैं, फिर बाद में उन्हें लो कर दिया जाता है। या फिर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें डेलिबरेटली ही मार्केट में एक लो प्राइसिंग पॉइंट पर उतारा जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में लीफो एंड फीफो, ये आपने ज़रूर सुना होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये भी आपने इन्वेंट्री में सुना होगा। ये यहाँ पर फाइनेंशियल इन्वेंट्री कंट्रोल के कुछ 4-5 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी। प्राइसिंग स्ट्रेटजी हमने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा था। पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन का मतलब ये है कि जब मार्केट में हम उस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे उस वक्त उसका प्राइस कम रखेंगे। अगर हमें लग रहा है कि वो प्राइस, वो जो हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो मार्केट में अच्छी तरीके से सेल हो रहा है, उसका अच्छा डिमांड हो रहा है, उसके बाद हम उसकी प्राइस क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। सेकंड, स्किमिंग प्राइसिंग। स्किमिंग प्राइसिंग का मतलब ये है कि हम मार्केट में जब हमारा प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तब उसे ज़्यादा प्राइसिंग में रखेंगे, फिर हमें लग रहा है कि इसकी प्राइस थोड़ी लो करनी चाहिए, उसके बाद उसकी प्राइस कम होगी। पेनिट्रेशन में पहले कम होगी फिर बढ़ेगी, स्किमिंग में पहले बढ़ी हुई रहेगी फिर कम होगी। ठीक है। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग मतलब ये है कि आपको 49 रुपीज़ देना है या फिर आपको 99 रुपीज़ देना है या फिर आपको 99% या 49% किसी चीज़ का डिस्काउंट या ऑफ़र मिल रहा है। इसका मतलब ये है साइकोलॉजी से खेला जाता है। व्यक्ति 100 रुपीज़ नहीं देगा, 100 रुपये नहीं देगा, बट 99 रुपीज़ देने में कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो जाएगा। ऐसे ही व्यक्ति 50 रुपये नहीं देगा पर 49 रुपीज़ देने में चलो ठीक है 49 का ही आ रहा है। सो कहीं ना कहीं इस तरीके से आपके माइंड से खेलना, आपके माइंड को थोड़ा टारगेट करके एक प्राइसिंग पॉइंट रखना, उसे साइकोलॉजिकल प्राइसिंग कहा जाता है। मेनली ये बाटा करता है। आपने डोमिनोज पिज़्ज़ा में भी देखा होगा 49 रुपीज़, 109, ऐसे अलग अलग वैल्यू ऑफर्स होते हैं। ठीक है। अब स्टोर एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। स्टोर का एक्सटीरियर और इंटीरियर किस तरीके का होना चाहिए। एक्सटीरियर एक्सटर्नल वर्ड से एक्सटीरियर बना है, इंटरनल वर्ड से इंटीरियर बना है। एक्सटर्नल बाहर से वो स्टोर कैसा दिखाई दे रहा है, और इंटीरियर आप जब अंदर आ रहे हो आपको कैसा माहौल मिल रहा है, कैसा एम्बियंस है, एसी है, कूल टेम्परेचर है या नहीं है, साफ़ सफाई है या नहीं है, डिस्प्ले कैसे है, वहाँ के जो वर्कर एम्प्लॉयज़ हैं वो कैसे हैं, इन सारी चीज़ों से इम्पैक्ट पड़ेगा। नंबर 1 पॉइंट, विंडो डिस्प्ले। विंडो डिस्प्ले मतलब आपका बाहर से क्या इंप्रेशन पड़ रहा है। अगर आपको एक बेकार सी शॉप दिख रही है जो साफ़ भी नहीं है, गंदी सी है, लाइट्स भी प्रॉपर नहीं लगे, तो आप उसमें नहीं जाना चाहोगे। बट अगर एक जो शॉप है, शोरूम है, वो प्रॉपर है, उसको डिस्प्ले भी अच्छी तरीके से किया गया है, बाहर ये भी बताया गया है कि इसमें किस किस ब्रांड्स के आपको कपड़े मिल जाएंगे या फिर इस ब्रांड्स के आपको फुटवेयर मिल जाएंगे, तो मतलब बाहर से ही जो लुक आपको दिखे, बिल्कुल फ्रंट लुक, फर्स्ट इंप्रेशन, उससे हम विंडो डिस्प्ले बोलेंगे। सेकंड, कलरिंग एंड ब्रांडिंग। आप अपनी शॉप का क्या कलर रखते हो या फिर आप अपने ब्रांड का क्या कलर रखते हो, उसको क्या लोगो बनाते हो, उसको क्या साइन देते हो। जैसे आप सब लोगों को BMW के साइन पता होंगे, डोमिनोज का साइन पता होगा, मैकडी का साइन पता होगा, मर्सिडीज़ का साइन पता होगा। सो मीन्स वो कलरिंग और ब्रांडिंग भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है कि वो बहुत आई कैचिंग हो, स्वीट, सिंपल, आई कैचिंग, लोग अट्रैक्ट हो उसकी तरफ से। ठीक है। लाइटिंग, मैंने अभी आपको बोला, अगर आप किसी शोरूम में अंदर जाओगे और वहाँ पर प्रॉपर लाइट्स ही नहीं है कि आप वो सामान नहीं देख पा रहे हो जो आप खरीदने के लिए जा रहे हो, तो अच्छा नहीं होगा, ऑब्वियसली एक बैड इंप्रेशन क्रिएट होगा। तो विंडो डिस्प्ले, कलरिंग एंड ब्रांडिंग एंड लाइटिंग, प्रॉपर लाइटिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। आप कभी भी किसी शॉप में जाओगे या फिर किसी स्टोर या शोरूम में जाओगे, जैसे आप एंटर होते वो लोग और एक्स्ट्रा लाइट्स जला देते हैं ताकि उनका प्रोडक्ट और बेटर दिखे, उनकी शॉप और बेटर दिखे। अगर वो प्रोडक्ट इवन अच्छा ना भी हो तो भी वो लाइटिंग के कारण कभी कभी अच्छा दिखाई देने लगता है। सो ये सारी चीज़ें काम में आएंगी एक्सटीरियर्स में और इंटीरियर्स में। एक्सटीरियर मतलब बाहर से, इंटीरियर मतलब अंदर से। नेक्स्ट, हाउ टू क्रिएट एन इफेक्टिव विंडो डिस्प्ले। फोकल पॉइंट। फोकल मतलब एक सेंट्रिक पॉइंट, एक सेंटर पॉइंट।
उसके आसपास आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फोकल पॉइंट का मतलब ये है, इंदौर में आपने खजूरी मार्केट का नाम सुना होगा, वहाँ पर आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी। तो वो क्या हो गया, खजूरी मार्केट एक फोकल पॉइंट हो गया, एक सेंटर पॉइंट हो गया। वहाँ पर आपको सारी आसपास बुक्स की शॉप्स ही मिलेंगी और आपको बुक्स के अलावा वहाँ पर कोई शॉप नहीं मिलेगी। जैसे ही रतलाम में आपने सुना होगा चांदनी चौक, चांदनी चौक में आपको सारे गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स मिल जाएंगे। तो चांदनी चौक क्या हो गया, एक फोकल पॉइंट हो गया, ठीक है, इसे हम फोकल पॉइंट बोलेंगे। लाइटनिंग, कलर एंड कंट्रास्ट। लाइटनिंग मैंने यहाँ पर आपको ऊपर भी अभी बताया, किसी भी स्टोर की, किसी भी डिस्प्ले की लाइटनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कलर एंड कंट्रास्ट, देखो बहुत ज़्यादा भड़कीले कलर्स या बहुत ज़्यादा सिंपल कलर्स कभी किसी को पसंद नहीं आएंगे। कलर्स ऐसे सूदिंग हो, इफ़ेक्टिव हो, आई कैचिंग हो, इम्प्रेसिव हो, उस तरीके से ही आप अपने ब्रांड का, अपने स्टोर का, अपने प्रोडक्ट का क्या करेंगे, कलरिंग और कंट्रास्ट को चूज़ करेंगे, या फिर स्पेशली कस्टमर्स के अकॉर्डिंग भी कुछ ना कुछ डिज़ाइन रखकर ही अपने दिमाग में सोचेंगे। ये आपके सेकेंड यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये इसका रिवीजन हुआ है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।